ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज। और आज हम बात करेंगे पावर के बारे में। पावर क्या होता है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है यहाँ पर। ठीक है, लेक्चर नंबर 7। दिस इज लेक्चर नंबर 7। देखिए पावर, आपने पढ़ा नहीं कि कारों के बारे में जनरली पढ़ते हैं, इस कार की पावर ज़्यादा है, इस कार की पावर कम है। उसका क्या मतलब होता है? ये कार ज़्यादा जल्दी एक्सेलरेट हो जाती है, 1 सेकंड, मतलब अपन बोलते हैं 1 मिनट में 120 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड पे पहुंच जाती है स्टार्टिंग, यानी उसकी पावर ज़्यादा है। पावर ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया? जिसकी पावर ज़्यादा होगा वो काम ज़्यादा करेगा। ठीक है भाई, दो लोग हैं, दोनों 8 घंटे काम करते हैं। एक 8 घंटे में 8 फीट ऊंची दीवार बनाता है और एक 8 घंटे में 10 फीट ऊंची दीवार बनाता है। तो किसकी पावर ज़्यादा होगी? जिसने ज़्यादा काम किया। तो पावर की बहुत सिंपल जो डेफिनेशन हो जाएगी वो हो जाएगी, पावर इज रेट ऑफ विच वर्क इज बीइंग डन। जिस रफ्तार से हम काम करते हैं उसको हम पावर बोलते हैं। जो काम ज्यादा स्पीड से करेगा उसकी पावर ज्यादा होगी, जो काम स्लो स्पीड से करेगा उसकी पावर कम होगी। तो पावर इक्वल टू जाएगा रेट ऑफ डूइंग द वर्क, यानी कि पी इक्वल टू जाएगा डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। कौन कितने काम को कितना जल्दी कर सकता है उसकी पावर ज्यादा है। ठीक है, पावर भी दो तरह की होगी हमेशा, एक एवरेज पावर होगी, एक इंस्टेंटेनियस पावर होगी। एक होगी एवरेज पावर। एवरेज पावर मतलब मैं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की बात करूंगा कि भाई 2 सेकंड में इस आदमी ने कितना काम किया। तो पावर इक्वल टू जाएगा डेल्टा डब्ल्यू काम, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा? टाइम इंटरवल। और इंस्टेंटेनियस पावर में एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करूंगा मैं, टी टी इक्वल टू 3 सेकंड पे वो कितनी पावर डिलीवर कर रहा था। और जब टी इक्वल टू 3 सेकंड टोटल टाइम इंटरवल लूंगा तो एवरेज पावर हो जाएगी, और जब पर्टिकुलर इंस्टेंट लूंगा तो वो इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगी। ठीक है, आइए। सो एवरेज पावर हो जाती है टोटल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन टू डू द वर्क। टोटल वर्क अपॉन टाइम टेकन टू डू द वर्क, या फिर ये भी बोल सकते हैं टोटल चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी और टोटल चेंज इन द टाइमिंग। सो डेल्टा डब्ल्यू इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द टाइम इंटरवल। तो पावर एवरेज हो जाएगी डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, या मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। ये मेरी एवरेज पावर हो जाएगी। ठीक है, एक आध सवाल ले लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक सवाल ले लेते हैं, मान लीजिए एम मास का ब्लॉक है ये। ठीक है, एम मास का जो ब्लॉक है इसको मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के ऊपर पुल कर रहा हूं, और मैं इसको ऊपर ले जाता हूं एच हाइट पे। एम मास के ब्लॉक को, एम मास के ब्लॉक को एच हाइट पे ले जाता हूं मैं। तो अब हमसे पूछा है कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगा इसने कितनी पावर लगाई। सो पावर बाई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, है ना। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स ने कितना काम किया? एक्सटर्नल फोर्स ने कितना काम किया? फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, और ये फोर्स जो होगा, अच्छा एम तो नीचे लगेगा, तो फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी तो एम के बराबर हो जाएगी, क्योंकि मैं तो स्लोली लेके जा रहा हूं उसको, एक्सेलरेशन तो है नहीं। फोर्स की हो जाएगी एम के बराबर हो जाएगी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा? एम जी इंटू एच अपॉन टाइम लग रहा है टी इक्वल टू 0 से टी टाइम में यहां पहुंचाऊं मैं, तो टोटल टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा? टी माइनस 0, यानी कि पावर डिलीवर बाय एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगी पी एक्सटर्नल इक्वल टू एम जी एच बाई टी। क्या ये समझ में आया? अच्छा, इसी में हमसे पूछ लीजिए कि पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी क्या होगी। हमने तो पढ़ा है ग्रेविटी का वर्क तो नेगेटिव होता है, तो ग्रेविटी की पावर क्या हो जाएगी? माइनस एम जी एच होगी नहीं होगी? ग्रेविटी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस एम जी एच, टाइम तो अभी भी टी लग रहा है, तो ये हो जाएगी माइनस एम जी एच अपॉन टी। तो ये होगी पावर डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये हो जाएगी पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी। ठीक है, समझ में आ गया? आइए एक और सवाल लेते हैं। लेट्स से एक 5 kg का ब्लॉक है, इसको मैं किसी टेंशन से, रस्सी से ऊपर पुल कर रहा हूं, और लेट्स से इसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t इक्वल टू 0 पे यहां था, और मान लीजिए t इक्वल टू 2 पे यहां पर कहीं पहुंच गया, ये यहां पर कहीं पहुंच गया ये 5 kg का ब्लॉक। ठीक है, हमसे दो सवाल पूछे, पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन, हमसे एक तो ये पूछा है, दूसरा पूछा है पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी। क्या दोनों कर सकते हैं? मैं आइए कोशिश करते हैं। देखिए, पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन निकालने के लिए मुझे टेंशन फोर्स पता होना चाहिए, तो टेंशन फोर्स निकालते हैं। इसका एम तो नीचे लग रहा है, एम नीचे लग रहा है। अब इसका जो एफबीडी बनाया, टी ऊपर लग रहा है, एम नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? टी माइनस
mg इक्वल टू m इंटू ए टी माइनस mg कितना हो जाएगा 50, ma कितना हो जाएगा 5 इंटू 20, तो टेंशन हो जाएगा 70 न्यूटन। 70 न्यूटन इसका टेंशन मिल गया, 70 न्यूटन टेंशन मिल गया। अब पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन, पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन क्या होती है? ठीक है, देखिए पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन होती है, पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन हो जाएगी वर्क डन, ठीक है ना, वर्क डन निकालूंगा मैं, ठीक है। अच्छा ये तो मालूम पड़ गया टेंशन आ गई, क्या मैं ये भी निकाल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, कितनी ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये कितना होगा, ये भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल सकता हूँ उसको, है ना। तो इनिशियली टी इक्वल टू 0 पे तो रेस्ट में था, तो हाफ ए 4, टी की वैल्यू भी 2 सेकंड में निकालना है, तो टी का स्क्वायर 4 आ गया, टी का स्क्वायर भी 4 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 मीटर, यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये क्या हुआ 8 मीटर हुआ, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ 8 मीटर हुआ। अब पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन, टेंशन की पावर क्या हो जाएगी, टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है जो भी डिस्प्लेसमेंट हो, अपॉन टाइम, टाइम कितना है जो भी हो टाइम, ठीक है। तो टेंशन कितना है 70 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 8, और अपॉन टाइम कितना है 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन। अब इसी तरह से पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी, पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी कितना पावर लगाएगी माइनस mg h अपॉन टी, ये लगाएगी ना, mg कितना है -50, h कितना है 8 अपॉन 2। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन, पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी, ठीक है। और इसमें वैरायटी देख लेते हैं, क्या क्या वैरायटी आती है, 2-3 तरह की और वैरायटी आती है जो हमें समझना जरूरी है। मान लीजिए एक पंप है, ये एक पंप है, थोड़ा सा और नीचे बनाता हूं मैं ताकि क्लियरिटी और आएगी, ठीक है। ये एक पंप है, ठीक है, यहां से ये पानी ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा है, और ये थ्रो कर रहा है लेट्स से एक कंटेनर में, इसमें थ्रो कर रहा है, ठीक है। दूसरी तरह से एक और बार बनाता हूं पंप, फिर ये पानी थ्रो कर रहा है, ठीक है। अब ये जो पानी थ्रो कर रहा है ये वापस एक कंटेनर में थ्रो कर रहा है, लेकिन अब ये v स्पीड से थ्रो कर रहा है, यहां पर तो सिर्फ पहुंचा रहा था, यहां पर v स्पीड से पहुंचा रहा है। एक और केस बना लेता हूं मैं, एक और केस बना लेता हूं। अब वापस पंप है, ये वापस पंप है, ये भी पंप है, ये फिर पानी थ्रो कर रहा है, और इस बार ये कोई एक क्यूबिकल बॉक्स है, एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स है, उसको क्यूबिकल कंटेनर है उसको फिलअप कर रहा है ना, जिसका साइड ए है, क्यूबिकल कंटेनर है, ये क्यूबिकल कंटेनर है, ठीक है, क्यूबिकल कंटेनर है, इसको फिलअप कर रहा है। तीनों केस में पावर निकालनी है, तीनों केस में पावर निकालनी। देखिए इसमें तो क्या कर रहा है, उठा के ये एच हाइट पे ले जा रहा है, इसमें भी उठा के एच हाइट पे ले जा रहा है, इसमें भी उठा के एच हाइट पे ले जा रहा है, सब में सेम है, लेकिन तीनों केस में पावर अलग अलग होगी। देखिए इस वाले केस में पावर जो जाएगी, वर्क डन कितना हो जाएगा mgh अपॉन टाइम लगेगा t, ठीक है, h हाइट पे लेके जा रहा है और सिर्फ पानी को यहाँ पे छोड़ रहा है, पानी को कोई स्पीड नहीं दे रहा। तो जनरली हमें सवालों में m/t दिया होगा, m/t दे रखा होगा कि कितने किलोग्राम पानी को पर सेकंड उठा रहा है, तो हम पावर का फॉर्मूला लगाएंगे mgh/t। इस वाले केस में क्या कर रहा है, उठा रहा भी है और उसको काइनेटिक एनर्जी भी दे रहा है, यानी कि इस केस में पावर जो जाएगी वो जाएगी mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर अपॉन टी। एक तो उठाना है, उठाने के बाद भी उसको एक स्पीड और देनी है, यानी कि पानी को काइनेटिक एनर्जी भी देनी है, तो mgh अपॉन हाफ mv स्क्वायर। अच्छा इस केस में क्या कर रहा है, इसमें उठा के सिर्फ भर रहा है, लेकिन आप सोचो अपने घर के ऊपर जो छत पर टैंक लग रहा है, उस टैंक को भरना है मुझे, तो उस टैंक को भरने में मुझे कितनी पावर चाहिए होगी। तो पहले तो मैं निकालूंगा यार वो टैंक में पानी कितना आएगा, ये तो निकालूंगा ना। अच्छा कितना पानी आएगा और कितनी देर में भरना है ये इंपॉर्टेंट है। तो पानी निकालने के लिए क्या होता है, पानी तो कितना पानी आएगा उसको निकालने के लिए मास निकालना पड़ेगा, और मास कैसे निकलेगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो पहले तो मैं ये निकालूंगा इसमें पानी कितना आएगा, उतना ही तो पानी चलाएगा पंप, तो इसका मास, इसमें जो पानी का मास हो जाएगा वो मैं सॉल्व कर लेता हूं।
मास इक्वल टू हो जाता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी पानी की होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, है ना डेंसिटी। तो और वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, साइड का क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब। यानी कि मुझे इतना पानी चढ़ाना पड़ेगा उसमें। अच्छा, पानी चढ़ाना पड़ेगा, और पानी चढ़ाने के लिए पावर कितनी चाहिए होती है, mgh/t। और यहां पर जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी रो इंटू ए क्यूब। यहां से पानी छोड़ना है, मान लीजिए ये पानी, ये चढ़ाने का मतलब है कि ऊपर छत पे पानी, पौधे लग रहे हैं उसमें पानी डालना है। ये है कि ऊपर छत पे पानी का टैंक रखा है, उसको फिलअप करना है। ये ऊपर छत पे मान लीजिए आपके कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहां पर आपको प्लास्टर हो रहा है, उस प्लास्टर पर तराई करनी होती है। तराई करने के लिए आपको एक स्पीड से पानी चाहिए होता है, तो किस स्पीड से पानी चाहिए होगा तो वो भी जुड़ेगा, वहां पर पावर ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, ये तीनों केसेस अपन ने डिस्कस कर लिए। अब अपन बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर की। तो इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है वो स्केलर प्रोडक्ट होती है फोर्स एंड वेलोसिटी का, क्योंकि इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, dw/dt। अपन ने पावर एवरेज पढ़ी थी, वो क्या था, डेल्टा W बाई डेल्टा टी, ये पढ़ा था ना पावर एवरेज। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, dw/dt। ठीक है, अब W की dw/dt, W जो होता है वो होता है F.dr। अच्छा, वर्क की तरह पावर भी स्केलर होता है, वर्क भी स्केलर था अपना, पावर भी स्केलर होता है। डॉट प्रोडक्ट है तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जो आएगा वो स्केलर आएगा। अब इसमें अगर मेरा फोर्स कांस्टेंट है तो ये dr/dt हो जाएगा, यानी कि पावर हो जाएगा मेरा F.v, ये पावर हो जाएगा। तो पावर होता है, इंस्टेंटेनियस पावर होता है फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब हम कुछ और चीजें देख लेते हैं। अगर एक सिस्टम है जिसका मास वेरिंग है, मास तो वेरी करेगा, अगर पाइप से लगातार पानी निकल रहा होगा तो मास तो वेरी करेगा। उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, F इक्वल टू डी, ये अपन ने पढ़ा था, F नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन द मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो mdv/dt प्लस vdm/dt। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, dv/dt तो जीरो हो जाएगा, यानी कि पावर इक्वल टू जाएगा फिर फोर्स इक्वल टू जाएगा vdm/dt। क्या समझ में आ गया, अगर ये पार्ट जीरो हो गया तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा vdm/dt। और अगर F इक्वल टू vdm/dt हो गया तो पावर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू v। तो ये तो हो गया vdm/dt इंटू v, तो ये हो जाएगा v² dm/dt, ये हो जाएगी आपकी पावर। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए और मास वेरी होना चाहिए। ठीक है, इसकी स्केलर क्वांटिटी है, ये डायमेंशंस है, और इसकी जो यूनिट होती है जूल पर सेकंड होती है या फिर वॉट होती है, जनरली वॉट यूज करते हैं। और एक हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वॉट। ठीक है, हम बोल रहे ना इस पंखे, इस गाड़ी में कितने हॉर्स पावर की मोटर लग रही है, तो वो हॉर्स पावर जो बताता है वो उसकी पावर बताता है। ठीक है, अच्छा यहीं पर हमारे पास हाँ एक और चीज देखिए, हम आगे सवालों में इन सब चीजों को बहुत एक्सटेंसिवली यूज करेंगे, इसलिए मैं अभी से बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा हमने इंस्टेंटेनियस पावर पढ़ी, मान लीजिए इंस्टेंटेनियस पावर के तीन केसेस हैं, 1, 2 और 3। फोर्स इधर लग रहा है, वेलोसिटी इधर है ना, वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, फोर्स ऐसे लग रहा है, वेलोसिटी इधर लग रही है। तीनों केस में इंस्टेंटेनियस पावर बताओ, इसमें दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। P इंस्टेंटेनियस इक्वल टू जाएगा F इंटू वी, सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव पावर। इस केस में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, P इंस्टेंटेनियस हो जाएगा माइनस F इंटू वी, इस केस में P इंस्टेंटेनियस हो जाएगा 0। तो ये हमें समझ में आना चाहिए, है ना। एक और चीज देखें, अगर ये कोई पाइप है, ये कोई पाइप है, इससे पानी निकल रहा है, ठीक है, इससे पानी निकल रहा है, तो पानी निकल रहा है, तो लेट्स से कि x लंबाई का पाइप है ये, और x लंबाई ट्रेवल कर रहा है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो a है। ठीक है, सो मास क्या हो जाएगा इसका, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू एक्स, एरिया इंटू एक्स, ये तो हो जाएगा मास। और अगर मुझे dm/dt निकालने के लिए बोला जाए तो मैं बोल दूंगा रो a dx/dt कर दूंगा इसको, या मैं सिंपल सा x/t कर दूंगा, छोड़ दीजिए आप, x/t कर दूंगा। x/t क्या होता है,
टाइम क्या होता है? स्पीड। डिस्टेंस अपॉन, मैं दोबारा इसको कर देता हूं, सिंपल मेरा ये एक्स अपॉन टी हो गया। एक्स अपॉन टी क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड, यानी कि डीएम बाई डी टी क्या हो गया? रो ए वी। डीएम बाई डी टी क्या हो गया? रो ए वी। ये बहुत सारी जगह अपन यूज करेंगे इस एक्सप्रेशन को। तो डीएम बाई डी टी मेरा रो ए वी हो गया। वेरी गुड। अच्छा, अभी भी अपन ने फोर्स पढ़ा था, फोर्स अपन ने पढ़ा था वी डीएम बाई डी टी होता है, अभी भी पढ़ा था अपन ने, पीछे स्लाइड में देखिए, फोर्स इक्वल टू होता है वी डीएम बाई डी टी, पढ़ा था ना भैया अपन ने। अगर वी डीएम बाई डी टी पढ़ा था तो डीएम बाई डी टी को मैं बेसिकली क्या है, डीएम बाई डी टी को वेलोसिटी स्पीड की टर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो डीएम बाई डी टी आ गया रो ए वी। इसी तरह फोर्स को भी मैं स्पीड की टर्म में लिखूंगा, इसी तरह से पावर को भी मैं स्पीड की टर्म में लिखूंगा। और क्यों करूंगा, अभी इसके बहुत सारे सवाल आएंगे इसलिए करूंगा, है ना। तो एफ इक्वल टू हो गया वी डीएम बाई डी टी। वी डीएम बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी? रो ए वी। इसको मैं बोल सकता हूँ रो ए वी स्क्वायर। तो ये भी एक फोर्स की वैल्यू आ गई। इसी तरह से पावर की वैल्यू क्या होती है? एफ इंटू वी। पावर की वैल्यू क्या होती है? एफ इंटू वी। एफ कितना है? रो ए वी स्क्वायर, और ये ऑलरेडी वी है तो ये हो सकता है रो ए वी क्यूब। तीन इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हमारे पास जो गांठ बांधने वाली है। डीएम बाई डी टी इक्वल टू हो गया रो ए वी, फोर्स इक्वल टू हो गया रो ए वी स्क्वायर, पावर इक्वल टू हो गया रो ए वी क्यूब। तीन इंपॉर्टेंट चीजें आ गई, सवालों में बहुत यूज होगी, मैंने आपको पहले ही करा दिया है, अब हम इसके अप्लाई करना सीखेंगे, है ना। आइए, तो ये हमारा हो गया है, ठीक है। ग्राफ देख लेते हैं। हमें मालूम है पावर होती है डी डब्ल्यू, अपन को पावर इंस्टेंटेनियस पावर पढ़ी है अपन, इंस्टेंटेनियस पावर होती है डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, पढ़ी है ना। और पी एवरेज होती है, अरे यार ये तो बताओ, पी एवरेज होती है डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। अब आप देखिए पावर जो होगी वो किसका स्लोप होगा? वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप होगा। अरे अपने पढ़ा था ना वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डीएस बाई डी टी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी होता है। इसी तरह से वर्क टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, तो ये वर्क टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा ये आपको इंस्टेंटेनियस पावर दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, वहां पर अपन ने ये भी पढ़ा था कि v इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है। तो डी एस इक्वल टू क्या होता है? वी डी टी। तो अपन इसका इंटीग्रेट कर दिया था तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट आ गया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, ठीक है। इसी तरह से यहां पर मैं बोल सकता हूं डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा पी डी टी, यानी कि पावर और टाइम ग्राफ का जो एरिया आएगा ना, एरिया वो आएगा चेंज इन वर्क डन। तो वर्क टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो तो पावर देगा, पावर टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो वर्क देगा, चेंज इन वर्क देगा, डेल्टा डब्ल्यू देगा, ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू देगा। ये इज इज क्लियर, ठीक है। और ये एवरेज पावर है, एवरेज पावर में तो कोई दिक्कत नहीं है, W2 माइनस W1। तो यहाँ T1 टाइम पे जो काम किया था W1 काम किया था, T2 टाइम पे W2 काम किया था, तो एवरेज पावर हो जाएगी W2 माइनस W1 अपन T2 माइनस T1। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि एक ग्राफिकल समझना आना चाहिए इसलिए मैंने इसको कवर किया हुआ है। अच्छा, एफिशिएंसी ऑफ द मशीन कैसे निकालते हैं? टोटल काम कितना हुआ अपन अपना एनर्जी कितनी दी इसकी, ठीक है। अगर टोटल काम कितना हुआ और अपन ने एनर्जी कितनी दी, ये इसकी एफिशिएंसी होती है। कोई मशीन है जो 50% एफिशिएंसी में काम कर रही है, इसका मतलब मैंने इसको एनर्जी तो 4 जूल की दी थी लेकिन काम तो मैं 2 जूल का ले पा रहा हूं उससे। अगर किसी की मशीन की एफिशिएंसी 50% है तो मैंने अगर उसको इनपुट दिया 10 जूल का, लेट से 10 जूल एनर्जी दी, तो आउटपुट कितना ले सकता हूँ? 5 जूल ही ले सकता हूँ उसकी, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 50% है। 50% तो उसके अंदर ही लॉस हो जाता है, फ्रिक्शन लॉस, हीट लॉस, दुनिया भर के जो लॉसेज होते हैं उसके अंदर ही हो जाते हैं। जैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते हैं ना हाई एक जगह दूसरी लॉन्ग डिस्टेंस में, तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ट्रांसमिशन लॉसेज होते हैं करीब वर्ल्ड में 22 से 23%, 25% तक ट्रांसमिशन लॉसेज होते हैं। वो ट्रांसमिशन लॉसेज किस वजह से होते हैं? इक्विपमेंट की वजह से, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, बहुत सारी जो रीजन होती है। इसलिए किसी भी मशीन की जो एफिशिएंसी होती है कभी 100% नहीं होती, हमेशा उसमें कोई ना कुछ लॉस होता है, ठीक है। तो पंप भी जो हमें काम कर रहा है, हम उसको जितनी पावर दे रहे हैं, जितना इनपुट दे रहे हैं, उतनी पावर आउटपुट देता नहीं है, वो कुछ अंदर ही लॉस हो जाता है उसके। अच्छा चलो अब सवाल कर लेते हैं, बहुत सिंपल सिंपल सवाल है। एक स्मॉल मोटर है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आप ट्राई कीजिए।
ब्रिक्स को जिसका 800 न्यूटन है, तो हमें W दे रखा है 800 न्यूटन, इसको उठाती है, हाइट है h 20 मीटर, टाइम है 40 सेकेंड। पावर नीडेड, तो पावर नीडेड हो जाती है mgh/t, mg की जगह आ जाएगा 800, h की जगह आ जाएगा 20 और ये 40, 440, तो दिस इज 400 वॉट। ठीक है, सिंपल सवाल था ये तो, मिनिमम पावर नीडेड, इतनी पावर तो चाहिए होगी। अब ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है और इसमें आपको मजा भी आएगा। ठीक है, a body of mass m starting from the origin moves along the x-axis with a constant power. Calculate the relation between the velocity and time. सबसे पहले तो हमें वेलोसिटी टाइम के बीच में रिलेशन निकालना है। मतलब ये सवाल जब तक आप 2-3 बार नहीं करेंगे ना, आपको क्लियर ही नहीं होगा। ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल सवाल है लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस एंड टाइम निकालना है, रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड डिस्टेंस निकालना है, बहुत अच्छा सवाल है। बॉडी ऑफ मास एम, देखिए बॉडी ऑफ मास एम स्टार्टिंग कर रही है, यानी कि मास तो कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट है, मास तो चेंज नहीं हो सकता। अलोंग द एक्सेसिव इज अ कांस्टेंट पावर, कांस्टेंट पावर तो हमें मालूम है P इक्वल टू होता है F इंटू वी, होता नहीं होता। ठीक है, अब F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू बहुत सारी चीज होती है। F इक्वल टू होता है V dm बाई डी टी प्लस M dv बाई डी टी, दोनों चीजें होती है। ठीक है, अब इसमें मास तो हमें कांस्टेंट दे दिया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना भैया, ये तो पॉसिबल नहीं है, यानी फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी M dv बाई डी टी, तो मैं क्या लिख सकता हूं उसको, M dv बाई डी टी इंटू वी लिख सकता हूं, लिख सकता नहीं लिख सकता। ये होगी पावर मेरी। हमसे क्या पूछा है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन पूछा है, तो वेलोसिटी दिख रही है मुझे, टाइम दिख रहा है और ये पावर तो कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, कांस्टेंट कांस्टेंट को एक तरफ ले जाता हूं, कांस्टेंट कांस्टेंट को एक तरफ ले जाता हूं, तो क्या बोल सकता हूं मैं, P बाई एम और डी टी को इधर ले गया और ये हो गया मेरा V dv। क्या समझ में आया, M को इधर ले गया और चूंकि जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन चाहिए तो dt को भी उधर ले गया और वेलोसिटी वाले टर्म को इधर रख लिया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का इंटीग्रेट कर दूंगा, इन दोनों को इंटीग्रेट कर दूंगा, तो ये इंटीग्रेट कर दिया, ये इंटीग्रेट कर दिया, तो P बाई एम तो बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन तो T हो गया है, V dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा V स्क्वायर बाई 2, V स्क्वायर बाई 2। अब इसको सॉल्व करूंगा तो V स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2pmt, आएगा नहीं आएगा। इसको सॉल्व करूंगा आगे तो v को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, v इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर हाफ। क्या ये समझ में आया, v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू t, तो v इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर हाफ। बाकी सब तो कांस्टेंट है। मुझसे पूछा भी क्या था, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन पूछा था, मुझसे पूछा भी क्या था, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन। क्या ये क्लियर हो गया है ना। अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे जाऊंगा, तो मैं बाकी सब चीजों को रब करना चाहता हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे को जगह की कमी होगी। तो हाँ जी आइए, ठीक है, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी इक्वल टू हो गया टी की पावर हाफ। अब हमसे पूछा डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन, सॉरी डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन, तो सेकंड निकालते हैं। हमारे पास एक रिलेशन तो आ गया, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर हाफ, एक रिलेशन तो आ गया। अब हमसे पूछा डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में रिलेशन, यानी कि मुझे वेलोसिटी को गायब करना है, मुझे वेलोसिटी को गायब करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं उसको, dx बाई dt लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर हाफ। अब मैं लिख सकता हूं उसको dx इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर हाफ dt, ये लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। अब देखो वापस इंटीग्रेट कर दूं उसको, अगर इसको वापस इंटीग्रेट कर दूं तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2। आया नहीं आया, ये मेरी इक्वेशन 1 थी। तो मेरे पास नेक्स्ट इक्वेशन आ गई, x इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2, सेकेंड रिलेशन। वेलोसिटी टाइम के बीच में रिलेशन आ गया, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर हाफ। डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में रिलेशन आ गया, डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2। वेरी गुड। अब हमसे पूछा है, दोनों रिलेशन आ गए, हमसे पूछा है वेलोसिटी और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा, वेलोसिटी और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा, यानी कि ये रिलेशन और ये रिलेशन, इसमें रिलेशन पूछा है हमसे। आप देखो इस इक्वेशन 1 और 2 से काम हो जाएगा। अगर इस इक्वेशन को मैं दोनों तरफ पावर 3 कर दूं, इन दोनों तरफ पावर 3 कर दूं इसका, तो क्या हो जाएगा, ये वी क्यू
इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2, पावर 3 कर दिया तो क्या ये बन सकता है? अच्छा, अब इधर भी मुझे टी की पावर 3/2 ऑलरेडी दे रखा है, दे रखा ना इधर, यहां पर देखो x इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2, तो v क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2, x इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2, क्यों मैं क्या लिख सकता हूं, v क्यू इज प्रोपोर्शनल टू x लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? या मैं ये भी लिख सकता हूं v इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/3, ये रिलेशन आ गया वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। ठीक है, अगर आपको 2 बार 3 बार करना पड़े तो करिए, है ना, तब जाके ये सवाल होगा। आइए और आगे चलते हैं। अब ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। हमें एक सर्टेन रेट पे पंप पानी को डिलीवर कर रहा है। बाय व्हाट अमाउंट शुड द वेलोसिटी ऑफ वाटर, फोर्स ऑन द वाटर, पावर ऑफ द वाटर बी इंक्रीज्ड टू ऑब्टेन n टाइम्स वाटर फ्रॉम द सेम पाइप इन द सेम टाइम। क्या बोल रहा है ये कि भाई एक dm/dt था कोई, उस रेट से पानी डिलीवर करा था, पानी डिलीवर इतना ग्राम पानी इतने सेकंड में जा रहा था। अब बोल रहा है कि यार ये dm/dt को बढ़ा दो और इसको कर दिया n dm/dt, पानी की रफ्तार बढ़ा के इसको n dm/dt कर दो। ठीक है, n टाइम्स वाटर फ्रॉम द सेम पाइप इन द सेम टाइम निकालना है। ठीक है, चलिए, तो हमें वेलोसिटी को कितना बढ़ाना होगा, फोर्स को कितना बढ़ाना होगा, पावर को कितना बढ़ाना। अभी अभी अपने सवाल किए थे, आपने देखा था, पीछे जाते हैं अपन, मैंने कुछ आपको करवाए भी थे यहाँ पर। ये देखिए, ये मैंने लिखे थे dm/dt इक्वल टू रो एवी, एफ इक्वल टू रो एवी स्क्वायर, पी इक्वल टू रो एवी क्यूब, है ना, करे थे ना अपन, इसको यूज करते हैं। तो अपन ने कहा था dm/dt इक्वल टू रो एवी, फिर अपन ने पढ़ा था फोर्स इक्वल टू रो एवी स्क्वायर, फिर अपन ने पढ़ा था पावर इक्वल टू रो एवी क्यूब। ये 3 चीजें अभी भी पढ़ी थी अपन ने। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूं इस सवाल में, चाह कह रहा हूं, ये समझना बहुत जरूरी है। पहले dm/dt कुछ था, अब नया dm'/dt जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, पुराने वाले का n टाइम, यानी कि dm'/dt होना चाहिए n dm/dt। क्या समझ में आया? पहले dm/dt था, पानी की फेंकने की स्पीड थी, अब मैं चाह रहा हूं कि वो स्पीड n टाइम हो जाए, तो वो हो जाएगा n dm/dt है। अब देखो नया, अब मैं देख रहा हूं कि इसकी स्पीड में कितना चेंज हो रहा है, तो नई स्पीड जो जाएगी वो जाएगी रो ए। डेंसिटी चेंज होगी क्या पानी की? नहीं। पाइप का एरिया चेंज होगा क्या? नहीं। क्या चेंज होगा? वी डैश, स्पीड चेंज हो जाएगी इसकी, और ये हो जाएगी एन टाइम, पहले के डेंसिटी, एरिया और स्पीड। तो यहां से ये रो ए से रो ए कट गया और वी डैश इक्वल टू आ गया एन वी, यानी कि वेलोसिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पुरानी वाली वेलोसिटी, सॉरी स्पीड जो होनी चाहिए वो पुरानी वाली स्पीड का एन टाइम होनी चाहिए। ठीक है, अब तो बहुत आसान है, अब बाकी में जाओ। अब फोर्स क्या होता है? रो ए वी स्क्वायर, फोर्स रो वी स्क्वायर, तो नया फोर्स क्या हो जाएगा? एफ डैश इक्वल टू रो ए वी डैश का स्क्वायर, बाकी सब चीजें तो सेम रहेगी। अच्छा, रो ए वी स्क्वायर, वी डैश कितना है, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर वी स्क्वायर, एन स्क्वायर वी स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिखता हूं क्या, एन स्क्वायर रो ए वी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? पुराना फोर्स। तो नया वाला फोर्स जो होगा वो जाएगा एफ डैश इक्वल टू एन स्क्वायर एफ। क्या समझ में आया? इसी तरह से नई वाली जो पावर हो जाएगी, मैं इसको रब कर देता हूं, नई वाली जो पावर हो जाएगी, नई वाली जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी पी डैश इक्वल टू रो ए वी डैश का क्यूब, रो ए वी डैश का क्यूब, एन क्यूब वी क्यूब, और ये हो जाएगी एन क्यूब इंटू पी। तो नई वाली जो पावर हो जाएगी वो एन क्यूब आ जाएगी। तो स्पीड तो बढ़ रही है एन टाइम, फोर्स बढ़ रहा है एन स्क्वायर टाइम, पावर बढ़ रही है एन क्यूब टाइम। ये तीनों अपन ने जो पिछली बार करा था उसकी से निकला है। बहुत अच्छा सवाल है, थ्योरेटिकल है, बच्चे इधर सवाल में अटकते हैं, समझ में नहीं आता है। ओके, एक फोर्स रिक्वायर्ड टू टो ए कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड इफ द स्पीड इज ओके, फोर्स रिक्वायर्ड टू, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड
और अगर 4 किलोमीटर पर आवर रिक्वायर्स 7.5 किलोवाट, हाउ मच पावर डज ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर रिक्वायर? तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो मैं अगर एक प्रोपोर्शनल डालूंगा फोर्स इक्वल टू जाएगा अल्फा वी, ठीक है। अल्फा कोई कांस्टेंट आ गया। आप क्या कराएं, इफ स्पीड, इतनी स्पीड के लिए इतने किलोवाट पावर चाहिए, अच्छा पावर चाहिए, तो पावर तो होती है भाई एफ इंटू वी होती है, तो इस केस में पावर कितनी जाएगी, एफ तो अल्फा वी है, तो पावर हो जाएगी अल्फा वी स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? पावर हो गया अल्फा वी स्क्वायर। अब तो कुछ भी नहीं है, P1 V1 P2 अल्फा V2 का स्क्वायर। हमसे क्या पूछा, हाउ मच पावर डज ए स्पीड ऑफ 7.2, तो हम लिख लेते हैं P2 अपॉन P1 इक्वल टू जाएगा V2 का स्क्वायर अपॉन V1 का स्क्वायर, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिखते हैं P2 इक्वल टू P1 इंटू V2 का स्क्वायर अपॉन V1 का स्क्वायर। P1 कितना है 7.5 किलोवाट, ठीक है। V1 कितना है 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। V2 कितना है 12 किलोमीटर पर आवर। बस रख दो, आंसर आ जाएगा P2, ठीक है। अच्छा सवाल है ये हम अभी छोड़ देते हैं, चलो इसको भी कर लेते हैं। 30,000 kg airplane takes off at a speed of 50 meter per second and 5 minutes later it is at an elevation of 3 kilometer with a speed of 100 meter per second. What average power is required during this 5 minutes? तो भाई एक प्लेन था, ठीक है, यूं ग्राउंड से टेक ऑफ किया, फिर यहाँ पर एक आके एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड इसने मेंटेन कर लिया। प्लेन ने यहाँ पर आके एक एल्टीट्यूड को मेंटेन कर लिया, एक एल्टीट्यूड का मेंटेन कर लिया, और ये एल्टीट्यूड एलिवेशन कितना है 3 किलोमीटर, यानी कि ग्राउंड से इसका जो एलिवेशन है वो है 3 किलोमीटर का मेंटेन किया हुआ है। और स्पीड जो जा रही है इस प्लेन की वो जा रही है 100 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। इनिशियली जब टेक ऑफ किया था 50 मीटर पर सेकेंड पे टेक ऑफ किया था। टाइम जो लगा इसको, टाइम लगा इसको 5 मिनट, टाइम इसको लगा जो 5 मिनट लगा। What average power is required during this 5 minutes? If 40% of the power is used in the overcoming the dissipating forces, यानी 40% पावर तो वेस्ट ही होगी। देखिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस प्लेन को अपनी इस ट्रेजेक्टरी को मेंटेन करने के लिए कितनी पावर चाहिए होगी, तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी। एक तो इसको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होगी, एक इसको चाहिए होगी काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, इसका मास कितना है 30,000 kg, ठीक है। हाइट कितनी है इसकी 3 किलोमीटर, हाइट हो जाएगी 3000 मीटर। इसको कितनी वेलोसिटी मेंटेन करनी है 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड मेंटेन करनी है इसको, ठीक है। ये नहीं है ना। अब तो इसको कितनी एनर्जी चाहिए होगी mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर, इतनी एनर्जी इसको चाहिए होगी अपने आप को मेंटेन करने के लिए। प्लस जिस काइनेटिक एनर्जी से लॉन्च हुआ था वो काइनेटिक एनर्जी माइनस भी होगी। लॉन्च भी तो हुआ था, ये किस लॉन्च की स्पीड से लॉन्च हुआ था 50 मीटर पर सेकंड से, तो माइनस हाफ m, ये तो हो गया v फाइनल, ये तो हो गया v फाइनल, और v इनिशियल क्या थी इसकी 50 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगी v, सॉरी ओहो m इंटू वी आई का स्क्वायर। इससे मुझे क्या मालूम पड़ेगा टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड। तो ये तो पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट जो होगा, मान लीजिए इसकी जो पावर थी वो P थी, पावर P थी, इसमें से कितनी पावर वेस्ट हो रही है 40%, यानी काम की पावर कितनी है 60%, यानी कि मैं लिख सकता हूं 0.6 P इक्वल टू W अपॉन T। 40% तो वेस्ट होगी, जो काम की पावर कितनी है 0.6, W कहां से आएगा, इसको सॉल्व करने से W आएगा। T कहां से आएगा, T है 5 मिनट, T है 5 मिनट मतलब 300 सेकंड। तो ये W T चला गया, 0.6 P चला गया, P को सॉल्व करना है, ठीक है। आगे समझे, ओके। ये सेम सवाल है, ठीक है। हमें अपलोड करके एक स्पीड से छोड़ना है, ठीक है। तो आपको h दे रखा है, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, आपको ट्राई कीजिए, ठीक है। आपको dm बाई dt दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है 2 kg पर सेकेंड, तो आपको dm बाई dt दे रखा है 2 kg पर सेकेंड, है ना। और डिस्टेंस है h दे रखा है 12 मीटर, ठीक है।
और क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड, स्पीड दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड। और आपसे क्या पूछा है, हाँ, फाइंड द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द मोटर दैट कैन एलिवेट गेन्स इन दिस वे। तो हमें अभी भी पढ़ा था P इक्वल टू होता है mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर बाई टी, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ठीक है। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ m बाई टी इंटू जी एच प्लस हाफ m बाई टी इंटू वी स्क्वायर, लिख सकता नहीं लिख सकता, ठीक है। हमें ये dm बाई dt इसको हम बोल सकते हैं m बाई टी भी बोल सकते हैं। m बाई टी तो दे रखा है 2 kg पर सेकेंड, ये 2 kg पर सेकेंड यहाँ रख देंगे। g की वैल्यू पता है 9.8 होती है। h हमें दे ही रखा है 12 मीटर, m बाई टी हमें दे रखा है 2 kg, v में हमें दे रखा है 3, हम पावर निकाल लेंगे, ठीक है। पूरा सवाल नहीं कर रहा मैं। A pump can take out 72,000 kg of water per hour from a 100 meter deep well. Calculate the power of the pump. Assuming its efficiency 50%. तो पहले तो हमें निकाल लेते हैं कितनी पावर चाहिए होगी, बाद में एफिशिएंसी को देख लेंगे। तो कितनी पावर चाहिए होगी, P इक्वल टू होता है mgh अपॉन टी। कितना किलोग्राम का पानी चाहिए, 7200, g कितना है 10, h कितना है 100 मीटर, टाइम कितना है पर आवर, 1 घंटे में चाहिए, और 1 घंटे में तो 3600 सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है, ठीक है। सॉल्व करा कितना आएगा, इसको सॉल्व करो फटाफट। ये 2 0 से 2 0 कट गया, और ये 200, ये आ जाएगा 2000 वाट। कितनी पावर चाहिए होगी, 2000 वाट की पावर चाहिए, लेकिन एफिशिएंसी कितनी है 50%, यानी कि पंप कितने का चाहिए होगा, 4000 वाट का। इतनी तो एक्चुअल पावर चाहिए, पर एफिशिएंसी तो 50% ही है भाई, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, समझ में आ गया। इतनी एक्चुअल पावर चाहिए, एफिशिएंसी 50% है, तो पंप कितने वाट का चाहिए, डबल 4 किलो वाट, या तो 4000 वाट बोल दो या 4 किलो वाट बोल दो। ओके, ये अच्छा सवाल है। A truck of mass 10,000 kg moves in an inclined plane rising in 1 in 50। तो ये समझते हैं कि एक ट्रक है, इसको इंक्लाइन प्लेन पे चला रहा हूं मैं, ऐसे ऊपर की तरफ चला रहा हूं, तो मुझे कितनी पावर चाहिए होगी, इंजन, ये इंजन जो लगेगा ना इसमें, कितनी पावर का इंजन लगेगा। अच्छा, हमें मालूम है कि इंक्लाइन प्लेन की जो ग्रेविटी वाला कंपोनेंट होता है mg sin थीटा, है ना। अब ऑब्वियसली जब चला रहा हूं तो मैं मान के चलता हूं कि इसका एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। मैं इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चला रहा हूं। अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चला रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं P इक्वल टू एफ इंटू वी चाहिए होगा, ठीक है। फोर्स कितना लग रहा है ग्रेविटी वेव से, कितने फोर्स को ओवरकम करना होगा, उसको mg sin थीटा को ओवरकम करना होगा इंटू वी। क्या दे रखा है, m दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है, लिखो m के दे रखा है 10,000 kg दे रखा है, g मालूम ही होता है, स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर को लिख सकता हूं मैं 10 मीटर पर सेकेंड, 36 किलोमीटर पर आवर, बड़े हो गए, फटाफट कैलकुलेशन आनी चाहिए। 36 किलोमीटर पर आवर को लिख सकता हूँ 10 मीटर पर सेकंड। पता नहीं क्या नहीं पता, थीटा नहीं पता यार, थीटा नहीं दे रखा इसमें, पर ये दे रखा है 1 in 50, थीटा दे रखा है 1 in 50। 1 in 50 का मतलब क्या होता है बताइए, 1 in 50 का मतलब क्या होता है, वन इन 50 का मतलब क्या होता है। देखिए 1 in 50 का मतलब होता है, ये 1 हो गया तो ये लंबाई होगी 50, यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 1/50। साइन थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो जाएगी 1/50। 1 मतलब 1 परपेंडिकुलर हो गया, 50 मतलब 50 चलने के बाद 1 का गेन होता है, 50 स्लोप पे चलने के बाद 1 का गेन होता है, दिस इज 1 in 50, तो साइन थीटा वैल्यू होगी 1/50। तो अब अपने पास साइन थीटा आ गया 1/50। तो क्या पावर निकाल सकते हैं, m पता है, g पता है, साइन थीटा पता है, v पता है, निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और लास्ट सवाल देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक एक इंजन जो है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी रो through a hose pipe leaves the hose pipe's cross-sectional area A with a velocity v. Find the rate at which kinetic energy is imparted to water. Kinetic energy निकालना है, ठीक है। Find the rate at which kinetic energy is imparted to the water, ठीक है। तो rate of kinetic energy क्या हो जाएगी, d k e by t,
रेट ऑफ काइनेटिक, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है लिखो यहाँ पर 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv²। ठीक है, अब इसमें रेट निकालनी है तो क्या कांस्टेंट है इसमें, v तो कांस्टेंट है भैया, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो मैं क्या लिखता हूं d/dt ऑफ हाफ mv²। तो मैंने हाफ बार ले लिया, v² बार ले लिया, अंदर क्या बचा dm/dt बचा ना। और अभी भी हमने पढ़ा था dm/dt क्या होता है, अभी भी हमने पढ़ा था ρAV, पढ़ा था ना पिछली लाइन। तो यहां पर लिख दो 1/2 v² ρAV लिख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 ρAV³। क्या ये समझ में आ गया, ये क्या हो जाएगी related with the kinetic energy imparted to power। अब काइनेटिक एनर्जी निकाल ली हमने, पावर निकालनी है, पावर कैसे निकालेंगे, पावर तो हमें निकालनी आती है, पावर इक्वल टू क्या होता है F इंटू वी, पावर इक्वल टू क्या होता है F इंटू वी, और F क्या होता है V dm/dt, यह भी हमने पढ़ा था इंटू वी, या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं v² dm/dt, और dm/dt की वैल्यू क्या होती है ρV, रख दो यहाँ पर। तो ये रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये पावर, सब चीज अपने यहां से निकाल सकते हैं। पूरा कर लूं v² dm/dt हो जाएगा ρAV, तो ρAV³, ये 1/2 ρAV। ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी हमारा हो गया है, और दैट्स ऑल, है ना। तो ये हमारे पावर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से हो गए हैं। अब आप अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाइए और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।